नमस्कार दोस्तों। पिछले 2 दिनों से दिल्ली के अखबारों में और न्यूज़ चैनल्स में उपराज्यपाल के कार्यालय से एक खबर दी जा रही है कि दिल्ली के अंदर उपराज्यपाल साहब ने कई अधिकारियों के ऊपर भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेके कार्रवाई की है, जिसमें कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के एक डिप्टी सेक्रेटरी को भी उन्होंने सस्पेंड किया है। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि प्रिविलेजेस कमेटी का चेयरमैन हूँ और विशेषाधिकार समिति इसको कहा जाता है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ, तो मेरी जानकारी के अंदर कुछ बातें हैं जो मैं यहाँ पे दिल्ली विधानसभा की समिति के अध्यक्ष के नाते भी और दिल्ली विधानसभा के सदस्य के नाते भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप में से जो पत्रकार दिल्ली विधानसभा कवर करते हैं उनको मालूम होगा, जनवरी के अंदर जब विधानसभा सत्र लगा था तो मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित एक सवाल लगाया था, जिसका जवाब जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट राजस्व विभाग ने नहीं दिया था। और वो प्रश्न था प्रश्न नंबर 4, 3 जनवरी 2022 को पूछा हुआ प्रश्न, जिसके अंदर ये वो प्रश्न था, स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें प्रश्न ये लगाया गया था, क्या ये सत्य है कि उत्तरी दिल्ली जिला के अंतर्गत झंगोला गांव में बहुत सी मुस्लिम बेनामी संपत्तियां थी, इवैक्यूई प्रॉपर्टी थी, जो दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ बेनामी संपत्ति अधिनियम 1950 के अंतर्गत आती थी। और इसके साथ मैंने करीब 5 प्रश्न पूछे थे, जिसको मैं साधारण भाषा में बताऊं तो प्रश्न ये थे कि क्या उत्तरी दिल्ली में झंगोला गांव में सैकड़ों करोड़ की सरकारी जमीनों को प्राइवेट लोगों को गलत तरीके से दिया गया है। और 3 जनवरी को इस सवाल का जवाब डिपार्टमेंट ने नहीं दिया था, लिहाजा हाउस के अंदर हंगामा किया गया था कि विभाग ने कई सवालों के जवाब जो हैं दिल्ली विधानसभा को नहीं दिए। और इस पर सभापति महोदय ने ये सारे के सारे प्रश्न जो थे प्रिविलेजेस कमेटी यानी कि विशेषाधिकार समिति को दिए थे। और जनवरी से लेकर अब तक विशेषाधिकार समिति जो है इसके अंदर इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। और उस मामले में दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति, जिसका मैं अध्यक्ष हूं, हम लोगों ने कई बार डिविजनल कमिश्नर जो पहले संजीव खिरवार थे और अब मीना जी हैं उनको बुलाया, डीएम नॉर्थ को बुलाया, कई अधिकारियों को कई बार बुलाया गया। और उसमें पता चला कि करमू आदि मुस्लिम वो लोग जो पार्टीशन के समय में, हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजन के समय में बहुत सारे मुस्लिम परिवार भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे, उनकी संपत्ति जो थी जो भारत में रह गई उसको इवैक्यूई प्रॉपर्टी कहते हैं। और वो सरकार की कस्टडी में वो जमीन थी, उसको कस्टोडियल लैंड भी कहते हैं कुछ लोग। वो जमीन किसी भी तरीके से लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के अंदर आप किसी और को उसका स्वामित्व नहीं दे सकते, आप उसकी ओनरशिप किसी को नहीं दे सकते, ये हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है, ये उस एक्ट में प्रावधान ही नहीं है। उसके बावजूद भी नॉर्थ दिल्ली के अंदर कई एसडीएम्स ने सैकड़ों करोड़ की जमीनें जालसाजी करके, भ्रष्टाचार करके प्राइवेट लोगों को सौंप दी। जब यह प्रश्न लगाया था तो इस जमीन के बारे में हमें जानकारी थी, यह जमीन करीब करीब 340 बीघा जमीन है, जो कि बहुत बड़ी जमीन होती है। और इसकी इन्वेस्टिगेशन करते करते अब हमें अंदाजा है कि यह जमीन कम से कम जो है 500 बीघे से ऊपर की जमीन है। तो कम से कम भी मैं बताऊं तो 500 करोड़ रुपए की जमीन का मामला है, जिसको
कई एसडीएम्स ने लगातार गलत तरीके से, क्योंकि एसडीएम एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी होती है, उसका एक कोर्ट होता है जिसके अंदर वो ऑर्डर पास करते हैं, तो एक एक दिन में कई कई ऑर्डर उन एसडीएम्स ने पास किए और सारे ऑर्डर्स जो हैं बिल्कुल टोटली इलीगल ऑर्डर्स थे। तो उसके अंदर जब वो दिल्ली विधानसभा में इसके अंदर हंगामा हुआ तो ये वो प्रश्न है जो पूछा गया और उसके बाद ये स्पीकर महोदय के इसके अंदर ऑर्डर्स हैं कि स्पीकर साहब के ऑर्डर से ये सारे प्रश्न जो है विशेषाधिकार समिति को दिए गए। ये इसके अंदर प्रश्न लिखा हुआ है, सौरभ भारद्वाज, सीरियल नंबर 4, स्टार्ट क्वेश्चन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रिप्लाई नॉट रिसीव। और उसके बाद ये दिल्ली विधानसभा की फाइल नोटिंग्स हैं कि इस तरह से विशेषाधिकार समिति के पास आया। इस मामले में 3 तारीख को यह प्रश्न पूछा गया, यानी कि पूछा दिसंबर में गया और 3 जनवरी 2022 में इसका उत्तर देना था, जो कि नहीं आया। ये विधानसभा की समिति को रेफर हुआ। 21 तारीख को 21 जनवरी 2022 को पहली मीटिंग रखी गई, जिसके अंदर डिपार्टमेंट ने फिर से अधूरा जवाब दिया। फिर इस मामले में जो मीटिंग नोटिस है जो मैं आपको दिखाऊंगा वो 13 फिर जो जनवरी में जब डिपार्टमेंट आया 21 जनवरी को, तो उस वक्त उसके डिविजनल कमिश्नर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे वो संजीव खिरवार थे। संजीव खिरवार के जवाबों से समिति बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी। ये वही अफसर हैं जो स्टेडियम के अंदर अपना कुत्ता घुमाने की वजह से जिनके बारे में काफ़ी बदनामी हुई और फिर उनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया। तो संजीव खिरवार साहब को कई बार समिति में बुलाया गया। उन्होंने इस भ्रष्टाचार में अफसरों को बचाने की, समिति को जवाब ना देने की बहुत कोशिशें की, जिसके लिए उनको अवमानना के नोटिस भी दिए गए और बाद में इस विषय में वे समिति के पास आए और इसके अंदर उन्होंने जनवरी में कहा कि क्योंकि उस वक्त कोरोना चल रहा था, जनवरी के अंदर डेल्टा का समय था, तो उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा समय दे दिया जाए क्योंकि हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो टेस्टिंग के अंदर और कोरोना की रोकथाम के अंदर लगा हुआ है, लिहाजा उनको थोड़ा समय दिया गया। और उसके बाद जो है ये मीटिंग 13 अप्रैल 2022 को की गई, 20 अप्रैल 2022 को की गई, 27 अप्रैल 2022 को की गई, 15 जून 2022 को अभी कुछ दिन पहले मीटिंग रखी गई और अब जो अगली मीटिंग है 27 जून को ये मीटिंग रखी गई है। और इसके अंदर करीब 2 महीने पहले इस मामले में अजीत ठाकुर नाम के एसडीएम हैं, उनको सस्पेंड किया गया और समिति ने कहा कि आपने सिर्फ एक अफसर को सस्पेंड कर दिया। इस तरीके तो बहुत सारे मामले हैं जिसके अंदर उसी जगह पे उसी गांव की बहुत सारी इवैक्यूई प्रॉपर्टी यानी कि सरकार की जमीन को प्राइवेट लोगों को गलत तरीके से दिया गया। और अभी परसों इसके अंदर देवेंद्र शर्मा एसडीएम सस्पेंड हुए हैं, पीसी ठाकुर एसडीएम सस्पेंड हुए, हर्षित जैन एसडीएम जो वहां थे वो सस्पेंड हुए और अभी कई लोग और इसके अंदर एडीएम और डीएम के पद पे हैं जिनके बारे में समिति की इन्वेस्टिगेशन के अंदर गड़बड़ियां पाई गई। और हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है इसके अंदर एमएचए होती है और उनके पास फाइल जो है उपराज्यपाल के माध्यम से एमएचए में जाती है, तो इन लोगों के सस्पेंशन भी अभी होने बाकी हैं, जिसमें सुना जा रहा है कि नागेंद्र शेखरपति त्रिपाठी के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, डीएम है वहाँ की मेनका, उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, उस वक्त के डिविजनल कमिश्नर रहे संजीव खिरवार उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, उस वक्त एडीएम रहे नितिन जिंदल उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इस सारे मामले में प्रेस वार्ता करने की जरूरत इसलिए पड़ी, आमतौर पे समितियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी कार्रवाई के बारे में सूचना नहीं देती हैं। कल के अखबार को पढ़ने के बाद समिति में ऐसा लगा कि हमें इसकी जानकारी देनी चाहिए और आज दोबारा अखबार के अंदर जो खबरें एलजी कार्यालय के माध्यम से छपी,
हम लोगों ने फैसला किया कि आज जो है प्रेस वार्ता करके दिल्ली के लोगों को इसके बारे में सच बताना चाहिए। एलजी कार्यालय के अंदर कोई अफसर शरारत कर रहे हैं, या तो वो एलजी को गुमराह कर रहे हैं या एलजी साहब खुद गुमराह हो रहे हैं, क्योंकि एलजी साहब ने अपने दफ्तर में 2 बार प्रेस रिलीज दी, 2 बार प्रेस को खबर दी गई, मगर इस खबर को छुपाया गया, और मैं समझता हूं शायद जानबूझ के छिपाया गया, कि इस मामले के अंदर पहली बात तो इस मामले को उठाया मैंने अपनी विधानसभा के अंदर स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 के माध्यम से क्वेश्चन मैंने उठाया। प्रिविलेजेस कमेटी के अंदर विधानसभा ने इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की, डिपार्टमेंट लगातार इसके अंदर अपराधियों को बचाने की कोशिश करता रहा, इसके बावजूद समिति ने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई, मगर एलजी कार्यालय से इस बात को छिपाने की कोशिश की गई। अब मैं एक दूसरी बात पे बात करता हूं। आज सुबह एक और अखबार के अंदर ये खबर छपी, साउथ दिल्ली के हौज खास के सब रजिस्ट्रार को सस्पेंड किया और एलजी ने की भ्रष्टाचार पे कार्रवाई। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि यह मामला भी याचिका समिति का है। इस मामले के बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि शायद एलजी ऑफिस के अंदर कोई आपको ब्रीफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको पता नहीं होगा मामला क्या है। यह मामला मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का है। जब आप बीआरटी से मूलचंद से चिराग दिल्ली की तरफ जाते हैं तो आपके राइट हैंड साइड पे एक पेट्रोल पंप पड़ता है, जिसको बीआरटी रोड बोलते हैं, जोसेफ ब्रॉस टीटो मार्ग भी बोलते हैं। उस पेट्रोल पंप से बिल्कुल चिपकी हुई 1250 गज का मामला है। यह मामला चिराग दिल्ली गांव की शामलात जमीन का मामला है। चिराग दिल्ली गांव की जमीन, शामलात जमीन ये हुआ करती थी, यानी कि पूरे गांव की जमीन थी, कहा जा सकता है सरकार की जमीन थी। सरकार की जमीन को डीएम और एसडीएम से मिली भगत करके, ऐसी एलिगेशन है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मिली भगत करके 1250 गज सरकारी जमीन को पहले किसी प्राइवेट आदमी के नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में किया गया, और फिर उस प्राइवेट आदमी ने सरकारी जमीन 1250 गज मेन रोड की जमीन किसी प्राइवेट आदमी को, रोहतक के आदमी को बेच दी। और ये सारा का सारा मामला 1 महीने के अंदर अंदर हो गया, और उसकी शिकायत याचिका समिति के अंदर की गई, जिसका मैं मेंबर हूं। याचिका समिति ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की। डीएम, एसडीएम और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लेवल पे दोबारा से अपराधियों को बचाने की कोशिश की गई। कमेटी के आगे फैक्ट्स को बदलकर पेश करने की कोशिश की गई, मगर अंततः यह बात सामने आई कि सरकारी जमीन थी जिसको आप किसी भी कीमत पे किसी प्राइवेट आदमी को नहीं दे सकते। इस मामले में भी आज जो है मैंने अखबार के अंदर खबर पढ़ी कि सब रजिस्ट्रार हैं, एक डीसी साहू और एक वहां के कानूनगो हैं, उनको जो है इस मामले के अंदर सस्पेंड किया गया है। ये खबर भी जो है अधूरी दी जा रही है। मैं आपके माध्यम से सभी ऑफिसर्स को और सभी मीडिया के कर्मियों को सूचित करना चाहता हूं कि यह मामला विशेषाधिकार समिति का है, और विशेषाधिकार समिति के अपने विशेषाधिकार हैं, उसकी अपनी प्रिविलेज है, उसका अपना कंटेम्प्ट है। हमारे कोई भी साथी, पत्रकार बंधु या मीडिया बंधु कभी भी इस तरीके की खबर छापें तो वो ये जरूर सोचें कि आप समिति की किसी विशेषाधिकार का हनन तो नहीं कर रहे। और जिन अफसरों ने भी ये खबर दी, उन्होंने भी ये काम किया कि उन्होंने समिति की जांच को छिपाकर
इस खबर को एक दूसरा पहलू देने की कोशिश की। इस खबर को इस तरह से दिखाया गया, चीफ मिनिस्टर ऑफिस के एक डिप्टी सेक्रेटरी को किया एलजी ने सस्पेंड। अब ये अधिकारी अगर आज चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अंदर डिप्टी सेक्रेटरी हैं, तो इसके अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग किसके हाथ में है? एलजी ऑफिस के हाथ में है। क्या उनको इसलिए सस्पेंड किया कि उन्होंने डिप्टी सेक्रेटरी रहते हुए कोई गड़बड़ी करी? नहीं, उनको सस्पेंड इसलिए किया गया क्योंकि वे भी इस तरीके की इवैक्यूई प्रॉपर्टी को एसडीएम रहते हुए उन्होंने गलत तरीके से प्राइवेट लोगों को ट्रांसफर किया और इस कारण उनकी सस्पेंशन की गई। मगर इसको एक अलग तरीके से छापा गया, जो कि मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। तो मेरे पत्रकार बंधुओं से ये सबसे ये आग्रह भी रहेगा कि जिन लोगों ने भी कल इस खबर को छापा है या अपनी वेबसाइट्स पे दिखाया है या स्टोरीज में दिखाया है, आप सब भी जनता के लिए और समितियों के लिए ये काम करें कि आप पूरी खबर को कल उसी तरीके से उसी आकार में छापे, ताकि लोगों को जो है ये सच जो है ये लोगों को वहां पे पहुंचे, क्योंकि लोगों को ये जानने का पूरा हक है कि किस मामले में किसको सजा हो रही है। और एलजी ऑफिस से इस तरीके की जो, मैं ये कहूँगा कि इस तरीके की जो मैनिपुलेशन करने की कोशिश की गई, मुझे लगता है कि उन लोगों को भी इस तरीके की एक्टिविटीज से अपने आप को बचाना चाहिए। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने हैं। आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है हम व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। इसके अंदर बेसिकली वो सारे नोटिसेज हैं जो अलग अलग समय पे डिविजनल कमिश्नर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दिए गए, और उन्होंने जब जवाब नहीं दिए गए तो उनको इसके लिए कड़े जो है संदेश समिति की तरफ दिए गए। उसके बाद जो है ये सारी की सारी जानकारियां और इन्वेस्टिगेशन समिति के अंदर हुई। ये हम लोग आपको कुछ सब जो डॉक्यूमेंट जो है जो कॉन्फिडेंशियल नहीं है उसको हम लोग आपको व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, इस वक्त जितनी जमीन प्राइवेट लोगों के हाथ में है, वो कोई कैसे बताएगा कि वो सरकार की जमीन थी या वो प्राइवेट जमीन थी? अगर वो सरकार की जमीन थी और वो प्राइवेट लोगों को गलत तरीके से दे दी गई और वो आदमी किसी और शरीफ आदमी को, किसी और अनजान आदमी को वो बेच दे, और ये छोटी मोटी जमीन नहीं है, 500 करोड़ की जमीन है, तो जिसने खरीद ली वो तो मारा जाएगा, क्योंकि वो जमीन तो अंततः सरकार की है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहूंगा कि नॉर्थ डिवीजन के अंदर आप कोई भी जमीन खरीदें तो इसकी पूरी तरह से जांच कर लें। वो जमीन इवैक्यू प्रॉपर्टी भी हो सकती है, वो जमीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी हो सकती है। हमारे पास एक दूसरा मामला भी है याचिका समिति में, उसमें भी सैकड़ों करोड़ की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन कुछ एसडीएम्स, डीएम्स और एडीएम्स ने मिलकर प्राइवेट लोगों के नाम पे कर दी है, और उस पर फार्म हाउसेस भी बन रहे हैं। तो उस पर भी आप अपने अखबारों के माध्यम से लोगों को चेतावनी दे दें कि वो जमीन भी अगर आप खरीदेंगे तो हो सकता है आपके लिए घाटे का सौदा हो। एक कि आपका पैसा बर्बाद होगा, दूसरा आप भी एफआईआर के अंदर आएंगे, क्योंकि आपने सरकार की जमीन की खरीद फरोख्त की है, जो कि अपने आप में एक जो है कानूनी अपराध है। लेकिन पिछले 3 हफ्तों से करीब वो फाइल लौटी नहीं है। ऐसे में जो दौरा था सीएम का वो कहीं ना कहीं रुक सकता है। देखिए, जो सिंगापुर हाई कमीशन के अधिकारी और सिंगापुर हाई कमिश्नर सीएम साहब से मिलने आए थे, तो उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था। उन लोगों ने सीएम साहब को इनवाइट किया था कि दुनिया भर के सैकड़ों देश इस वर्ल्ड सिटी समिट के अंदर आ रहे हैं सिंगापुर में, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
वहां पर आए और दिल्ली के अंदर जो विकास कार्य हुए हैं, दिल्ली के अंदर जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हम लोगों ने पेश किया है, उसके बारे में दुनिया भर के देशों को बताएं। अगर ऐसा होगा तो इससे दिल्ली का नाम रोशन होगा और दिल्ली के साथ साथ पूरे देश का नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन होगा कि देश की राजधानी के अंदर इस तरीके के अच्छे काम हो रहे हैं। इस तरीके की फाइलें जब एलजी साहब के पास जाती हैं तो ये मात्र एक औपचारिकता होती है कि एलजी साहब से इसकी जो है अप्रूवल आ जाती है। इस तरीके के अप्रूवल सुबह भेजे जाते हैं तो शाम तक वापस आ जाते हैं। सिंगापुर हाई कमीशन के लोग मुझसे कई बार पूछ चुके हैं कि उसके अंदर क्या हुआ, और मेरे लिए बहुत ये एम्बैरेसिंग है कि मैंने उन्हें आज तक ये नहीं बताया कि हमारे यहाँ फाइल जो है एलजी साहब के यहाँ रुकी हुई है, क्योंकि ये हमारे देश के लिए बड़े शर्म की बात है, हमारे लिए बड़े बदनामी की बात है कि एक दूसरा देश हमारे देश के राजधानी के मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं और हमारे यहाँ इसकी फाइल भी एलजी साहब ने रोक रखी है। तो ये बड़ी अजीब बात है कि एलजी साहब ने ये फाइल करीब 15 दिन से रोक रखी है। जुलाई में अंतिम में ये प्रोग्राम है, 31 जुलाई से 2 अगस्त का ये प्रोग्राम है। तो मेरा एलजी साहब के कार्यालय से भी ये निवेदन रहेगा कि वे इस फाइल को भी जल्द से जल्द प्रोसेस करें। इसके अंदर जो है उनका नाम भी होता है, दिल्ली का नाम भी होता है, पूरे देश का नाम हो रहा है।